नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 7 पढ़ेंगे हमारे तरीके से। क्या है तरीका? वर्ड टू वर्ड पढ़ने का। चैप्टर का नाम है, ये 7वां चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बड़ा। लाइफ में शायद आपने इससे गहराई से लिटरेचर आज तक नहीं पढ़ा होगा जैसा आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। इसके राइटर हैं W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, बहुत ही फेमस हैं। आयरलैंड एक देश है, अगर आप लोग को पता हो, ब्रिटेन के बाजू में ही है, ब्रिटेन के बगल में है। जिस तरीके से हम लोगों पे ब्रिटेन ने राज किया, अत्याचार किए, सेम आयरलैंड के साथ हुआ। इरिश पोइट आपको मिल जाएंगे, जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और आपको ये मिल जाएंगे विलियम बटलर यीट्स, विलियम विलियम नाम के लोग। ये 20th सेंचुरी के बहुत फेमस फिगर हैं और इन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट, इसमें बहुत अच्छा भाग लिया। यानी लिटरेचर को पुनर्जीवित करना, लिटरेचर को लोगों के जीवन से जोड़ना, कहानियों के माध्यम से, स्टेजेस के माध्यम से, उसमें इनका हाथ था। 1899 में क्या हुआ था आयरलैंड में, लेडी ग्रॉगरी, इनका नाम आगे आएगा, याद रखना, एडवर्ड मार्टिन, इनके फ्रेंड, जॉर्ज मूर, इन लोगों ने एरिश लिटरेरी थिएटर शुरू किया। ये लोग प्ले लिखते थे, प्रेजेंट करवाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे और कमाते भी थे। बीट्स की बात करें तो ये ग्रीक, रोमन और हिंदू तीनों मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। हिंदू मैथोलॉजी यानी गीता, वेद वगैरह, रोमन मैथोलॉजी जहाँ पे अपन ने आगे हम स्टोरीज भी पढ़ेंगे, और ग्रीक मैथोलॉजी जिनकी आगे हम स्टोरीज पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना हो, हम सब हिंदुस्तानियों ने सुना है, हमारा राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी एक रचना गीतांजलि के लिए। इस गीतांजलि को इंग्लिश में लिखा गया था टैगोर साहब के द्वारा, और यीट्स ने ही उस इंग्लिश में पढ़ा था गीतांजलि को और नोबेल प्राइज के लिए अप्रूव किया था। इतना ही नहीं, उसको पढ़ के उसका प्रीफेस तक इन्होंने ही डिजाइन किया। यानी हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से भी ये एसोसिएटेड हैं, तो इंडिया से भी हुए, इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है जी, बैकग्राउंड समझ लो, ये चैप्टर के बारे में समझ लो, बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा है। देखो, चैप्टर में W.B. यीट्स जो हैं, उन्होंने एक पोयम लिखी हुई है 1919 में। ये वाली जो पोयम है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, 1919 में लिखी थी, और ये 1921 में पोयम छपी थी। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, यानी इनकी जिंदगी का जिक्र आएगा। अभी इतना समझो कि ये पोयम जब लिखी गई तो वो थूर बैलेली, ये लिखा हुआ है थूर बैलेली कैसल, इस टावर पे थे, जो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को खर्च करके लिया था ताकि मैं सुकून से रह पाऊं, जैसे हम लोग फार्म हाउस लेते हैं। ठीक है, इनकी शादी हुई थी जॉर्ज हायड लीस से, ये इनकी पत्नी है। ठीक है, इनकी एक बेटी हुई थी 26 फरवरी 1919, 26 फरवरी 1919 को, जिसका नाम है एन। ठीक है, एन 2 दिन की है जब इन्होंने ये पोयम लिखी है। अब आपको बैकग्राउंड में समझ में आएगा कि आखिर इतना दुख कवि क्यों दिखाते हैं, इतना क्या कारण हो गया, ऐसे कौन से जहाज डूब गए जो 2 दिन की बच्ची के लिए प्रेयर लिखना पड़ी, ये आपको समझ में आएगा अब। देखो जी, बैकग्राउंड ये है कि पहला तो ये जो एन है, ये जो 2 दिन की बच्ची है, इसकी बहुत चिंता हो रही है। असली में नहीं है, ये मैंने इमेज लगाई है, असली में कहाँ से लाएंगे अपन। तो इनको चिंता हो रही है अपनी बेटी की। इनकी एंजाइटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि 1916 में ईस्टर रेबेलियन हुआ था। जिस तरीके से हमारे प्यारे भारत में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, हम लोग इकट्ठे हुए थे, अंग्रेजों को लगा कि हम रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने गोलियां चला दी थी। यहाँ पे ईस्टर के दिन रेबेलियन हुआ था, सब लोग इकट्ठे हुए थे और ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो इधर से आयरलैंड वाले लोग, इधर से ब्रिटिश आर्मी, जिसमें आयरलैंड के भी सोल्जर्स है, दोनों आपस में टकराए थे और रेबेलियन हुआ था, खूब खून खराबा हुआ था। तो इस चक्कर में जो कवि है उनके अंदर एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था, उसका असर रहा था 1920 तक, आप कह सकते हो। खून खराबे का असर तो रहता ही है। जैसे हिंदुस्तान में आज भी हम कारगिल के शहीदों को याद करते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में, कारगिल को 21 साल हो गए, पर आज भी इतनी सारी फैमिलीज है ना, उनको पता है कि भाई हमारे पिता जिंदा होते अगर वॉर ना हुआ होता, हमारे दादाजी जिंदा होते, हमारा भाई जिंदा होता, तो एक जो दुख है वो रहता ही है। और वर्ल्ड वॉर तो बहुत बड़ी चीज है, कारगिल से तो बहुत बड़ा है। तो उसका जो खून खराबा था उससे इनको चिंता हो गई। ठीक है, इनको लगने लगा यार दुनिया तो बहुत बर्बाद हो रही है, कितनी खराब दुनिया है ये। तो ये सारी चीजें उनको व्यथित कर ही रही थी। इसके बाद एक और चीज क्या हो गई
कि इन्होंने एक पोयम लिखी थी, जिस पोयम का नाम है द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग में कॉन्सेप्ट का जिक्र है। ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया जब जब अपने विनाश की तरफ बढ़ेगी, तब तब भगवान अवतार लेंगे और इस बुराई का नाश करेंगे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता में शायद सेकेंड या थर्ड अध्याय में कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि जब जब पाप बढ़ेगा, भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा। सेम ये क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं कि जीसस आए थे क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ गया था। इस्लाम में भी कहते हैं कि पैगंबर आए थे क्योंकि पाप बढ़ गया था, और पैगंबर आते रहेंगे। कुमार विश्वास का कुछ कहते हैं वो शेर भी, कितने पैगंबर आए कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। तो मतलब भगवान का अवतार, भगवान के पैगंबर, उनके मैसेंजर, उनके बेटे आते ही रहेंगे। तो वो द सेकेंड कमिंग इसी पे आधारित है। तो ये जो पोयम है सेकेंड कमिंग, ठीक 1 महीने पहले लिखी हुई, अभी के 1 महीने नहीं, जिस दिन ये पोयम लिखी जा रही है करीब करीब 28 फरवरी को, उसके 1 महीना पहले जब ये पोयम लिखी गई द सेकेंड कमिंग, तो ये नेगेटिविटी से भर देती है पोएट को। पोएट को एक उम्मीद लगती है कि दुनिया बहुत विनाश की तरफ जा रही है, अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। तो ये जो पोयम है ये बैकग्राउंड का काम कर रही है। उनको पिछली पोयम याद आ रही है, यानी अ प्रेयर फॉर माई डॉटर लिखते हुए द सेकेंड कमिंग उनको याद आ रही है। इसके अलावा इनकी एक मॉडगॉन थी जिससे ये बहुत प्रेम करते थे। इसने 1-2 बार नहीं, कई बार इसको रिजेक्ट किया था। मतलब पोएट को उन्होंने रिजेक्ट किया था जवानी में, फिर 5 साल बाद, फिर अपने डाइवर्स के बाद रिजेक्ट करती गई करती गई करती गई। क्यों? क्योंकि उसने शादी करी थी एक जॉन मैकब्राइट नाम के व्यक्ति से जो मिलिट्री लीडर था। यानी प्रेम के कवि को छोड़ के एक लड़ाई करने वाले व्यक्ति से शादी कर ली थी। बाद में वो डाइवर्स हो गया उन लोग का। तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ माइथोलॉजिकल विमेन का एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी में हम कहते हैं देवी तारा या माँ लक्ष्मी, पार्वती माता, अप्सराओं का नाम लेते हैं क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में है। वैसे ही ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में भी उनके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो बताएंगे किस तरीके से इन कैरेक्टर्स ने अपने फॉल्स प्राइड, घमंड के कारण अपनी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। वो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी में ऐसी क्वालिटी ना हो, उसके अंदर नेचुरल काइंडनेस हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। ठीक है, जैसे आप लोग के पिता भी चाहते होंगे। पर समस्या ये है कि माँ बाप चाहते तो हैं कि संस्कार हो, पर देना कैसे है उनको वो नहीं पता। ठीक है जी, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं हम इस बड़ी सी पोयम को। वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप बीच में अटक जाओगे, पॉज करके बाद में कहोगे, बात कभी होता नहीं है, और फिर आपका फ्लो टूट जाएगा। सो वीडियो बड़ी होगी क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। जो आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आप कॉलेज तो है नहीं, आपका स्कूल और आपके टीचर्स नहीं पढ़ाते, आपको समरी पढ़ाते हैं गाइड से देख के, लेकिन अपनी क्वालिटी कुछ और ही है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। देखिए जी स्टैंजा 1। Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and cover lid. My child sleeps on. There is no obstacle but Crogry's foot and one bare hill. देखो भाई, वो कहते हैं कि एक और बार तूफान आ रहा है। एक और बार, एक और बार का मतलब है जो तो द सेकेंड कमिंग मैंने आपको बताया ना कि बुराई आएगी। तो यहाँ पे स्टॉर्म क्या है? एक मेटाफर है, सिंबल है। स्टॉर्म का मतलब यहाँ असली में पानी नहीं आ रहा है। स्टॉर्म का मतलब क्या है कि तूफान आ रहा है, बुराई आ रही है, अराजकता का माहौल आ रहा है, पाप आ रहा है। और मेरी बेटी हाफ हेड है, मतलब आधी ढकी हुई है, क्रेडल हुड में। क्रेडल हुड मतलब इस पालने में, कवर लिड मतलब इस कंबल को पहने हुए। और उसको बचाने के लिए क्या है, क्या ऑब्स्टिकल है? ग्रॉगरी की वुड। अब लेडी ग्रॉगरी कौन है ये समझो। लेडी ग्रॉगरी देखो, एक तो इनकी फ्रेंड है। ग्रॉगरी कपल था, उनका घर था एक जगह पे, उस घर के पास में ही था थूर वैली टावर, उन्हीं का था। तो WB ईट्स ने ग्रॉगरी को पैसे देके ग्रॉगरी के घर के बाजू में ही थूर वैली टावर को खरीदा था। तो जब थूर वैली टावर पे ये ईट्स बैठे हुए हैं तो इनको दिखता है ग्रॉगरीज वुड, मतलब जो ग्रॉगरी लोग हैं, ग्रॉगरी कपल है, इनका घर। तो ग्रॉगरी वुड मतलब यहाँ पे पेड़ है जिसके मालिक हैं ग्रॉगरी लोग। इसलिए कहा गया है कि जो ग्रॉगरीज वुड है वो, और एक जो चट्टान है कहीं पे, बेयर हिल मतलब जिसपे कुछ उगा हुआ ना हो, ऐसी एक चट्टान हो,
ये दोनों हमारे तूफान से रक्षा कर रहे हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ये तूफान से हमारी रक्षा कर रही है। अब देखना आप लेवल जो आपने आज तक नहीं देखा होगा पोइट्री का, ये सब एक सिंबल है। ये कंबल, ये तूफान, ये पेड़, ये सब एक सिंबल है। सिंबल क्या है? ये कंबल, ये पेड़, ये हिल, ये सब सिंबल है वर्च्यूज का, अच्छी क्वालिटीज का। यानी अगर आपको बुराई से लड़ना है तो आपको अच्छाई चाहिए, वो हो गया आपका सिंबल। और बुराई क्या है? ये तूफान। तो यानी तूफान है आपका पाप, बुराई, और आपके प्रोटेक्शंस हैं आपकी अच्छाई। तो वो अच्छाई मेरी बेटी को मिले, ये है कवि की प्रार्थना। फिर वो कहते हैं वेयर बाय द हेस्टैक द रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। वो कहते हैं कि जो ऐसी हवा है जो छत को गिरा देती है, जिसका जन्म हुआ है अटलांटिक पे, कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। तो वो ये कहते हैं कि जहां पे हेस्टैक और रूफ लेवलिंग विंड, मतलब इतनी तेज हवा आ रही है, इतना तेज तूफान आ रहा है, जिसका जन्म अटलांटिक पे हुआ। अटलांटिक ये ओशन है, ये रहा ब्रिटेन, ये रहा आयरलैंड, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है यूरोप में। यानी कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके सबसे पास में अटलांटिक है। तो ये तूफान की शुरुआत कहाँ हुई? अटलांटिक में। तो अटलांटिक से जो तूफान आ रहा है, यानी ये जो वर्ल्ड वॉर आ रहा है, इसकी मुझे चिंता है। और इसकी जो चिंता है उसके कारण मेरे अंदर ग्रेट ग्लूम है, बहुत ज्यादा मेरे अंदर टेंशन है। ठीक है। और उसके चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ? 1 घंटे से वॉक कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ। मुझे चैन ही नहीं आ रहा। होता है ना आप लोग का भी, जब रिजल्ट आता है, अभी 12th का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग बैठे रहोगे टेंशन में, चैन नहीं मिलेगा, ना कुछ खाने का मन होगा, ना पीने का मन होगा, बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर वॉक करते ही रहोगे। ये था आपका पहला स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा की बात करते हैं। वो कहते हैं आई हैव वॉकड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर। मैं 1 घंटे से वॉक कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ इस नन्ही सी बच्ची के लिए। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टार एंड अंडर द आर्क्स ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एम्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम। वो क्या कहते हैं? 1 घंटा मैंने वॉक कर ली, मैंने सी विंड को सुना जो टावर के ऊपर से आ रही है। मतलब इतना तेज है कि ऐसे लग रहा है कि टावर को भी पार कर देगी। और जो ब्रिज के आर्क्स है, ये होते हैं आर्क ऑफ ब्रिज। इसके नीचे मैंने देखा कि पानी कितना ओवरफ्लो हो रहा है। ये देखो, अब ब्रिज के नीचे कितना पानी ओवरफ्लो होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जो एम्स के पेड़ है नीचे, ये एम्स के पेड़ भी मेरे को लगता है कि कहीं पानी के अंदर ना समा जाए। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पूरा फ्लडेड हो रहा है। ये देखो, फ्लडेड मतलब ऐसे लग रहा है कि हम सब समा जाएंगे इस पानी में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग का अगर हिंदी हो तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे, नर से नारायण। बाय द वे मैं हिंदी की वीडियोस भी बनाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें आप देखोगे कि बाढ़ कितनी खतरनाक होती है। बाबू गुलाब राय ने बाढ़ के ऊपर अच्छा लिखा है। फिर वो कहते हैं कि मैं एक इमेजिनिंग एन एक्साइटेड रिवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम डांसिंग टू अ फ्रेंजाइड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ सी। वो कहते हैं कि मैं एक्साइटेड रिवरी में इमेजिन कर रहा हूँ। इसका मतलब, अब रिवरी होता है दिन में देखा गया सपना, ख्याल, इमेजिनेशन। जैसे ये एपिसोड अगर आपको याद हो, जेठालाल इमेजिन करता है कि बबीता ने उसको राखी बांध दी, उसको सपना टूटता है, उसको याद आता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही वो सपना देख रहा है, बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे हैं कि फ्यूचर ईयर्स आ गए हैं। फ्यूचर ईयर क्या है? जो पोएट ने द सेकंड कमिंग नाम की पोयम में सोच रखे हैं। विनाश, बुराई, ये सब फ्यूचर ईयर्स हैं। और कैसे आ रहे हैं? ये ड्रम बजाते हुए, जैसे युद्ध के नगाड़े बजते हैं ना, किसी चीज का घोष करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, उस तरीके से ड्रम बज रहे हैं। बुराई आ रही है, पाप आ रहा है। कहां से निकल के? मर्डरस इनोसेंस ऑफ सी से। जैसे समुद्र होता है, कितना इनोसेंट होता है, कितना अच्छा होता है ना, सुकून से। जब आप ये देखो कितना सुकून वाला समुद्र है, बीच पर आप होते हो। अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा हो, अवर कैजुलर ट्री, कितना सुंदर होता है, शांति है, कल कल करती हुई लहरें चट्टान से टकरा रही है, आपको सुकून महसूस होता है। लेकिन अगर वो विकराल रूप ले ले, वो सुनामी बनता है, जैसी ये जापान में आई थी, तबाह करके रख देता है। इसी तरीके से ये दुनिया है, आपके लिए अच्छी है, पता नहीं चले कब मर्डरस हो जाए ये इनोसेंस, कब बुरी हो जाए। तो ऐसी ही बुरी हो चुकी है दुनिया, और फ्यूचर ईयर्स आ चुके हैं। ये कहते हैं हमारे पोएट W.B. यीट्स। जैसे हमारे बड़े भी कहते हैं ना, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। ऐसा होता नहीं है कुछ, चिंता मत करना।
स्टैंजा 3 में वो कहते हैं, यहाँ पे थोड़े से वो ऑटोबायोग्राफिकल हो गए हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब वो अपनी कहानी को बीच में लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। वो कहते हैं कि मेरी बेटी सुंदर तो हो। कौन बाप कहेगा कि मेरी बेटी एकदम काली कलूटी हो बहुत ज्यादा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा काले लोग बदसूरत होते हैं, मैं खुद सांवला हूँ, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा बदसूरत हो, उसके बाल झड़ जाएं, पिंपल हो जाए, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, होठ बहुत बड़े हो जाए। ऐसा कौन चाहेगा। बच्ची सुंदर तो हो, मगर मगर ओवर मच ब्यूटी नहीं हो, इतनी सुंदर ना हो कि किसी, ये सुंदर तो हो मगर इतनी नहीं कि किसी को डिस्ट्रैक्ट करे। ये मीम आप सबने देखा होगा। देखो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, अपनी एसेट्स छोड़ के दूसरे की एसेट्स को देख रहा है। तो इस तरीके से कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि मेरी बेटी खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कई बार जो सुंदर कन्याएं होती हैं या सुंदर मेल भी होते हैं, वो अपने आप को देखने में इतना व्यस्त होते हैं कि वो ब्यूटी को ही सफिशिएंट मान लेते हैं। पूरा टाइम उनका खुद को निहारने में, खुद के बाल बनाने में, खुद के बॉडी बनाने में लग जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का क्या, मेरे करियर का क्या। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंसिडर ब्यूटी as sufficient and lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend। वो ये कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग खुद को देखने में, निहारने में इतना वक्त और एनर्जी लगाते हैं कि वो ब्यूटी को एक सफिशिएंट एंड मान लेते हैं। उनको ये एहसास नहीं हो पाता कि भाई इससे ऊपर भी कुछ है, रिश्ते, दोस्ती, ये भी कुछ है। आप सोच रहे होगे ये इमेजेस क्यों है ना, बताता हूँ। और ऐसे लोग क्या करते हैं, नेचुरल काइंडनेस को खो देते हैं। इस तरीके से मुंह बना के घूमते हैं, ये लड़की भी कोई बुरी नहीं दिख रही, मगर एक नेचुरल काइंडनेस नहीं है चेहरे पे, गुस्सा है, क्रोध है, और एक जो इनोसेंस होती है, ऐसी इनोसेंस जो आपको एक अच्छा दोस्त दिला दे, आपके आसपास अच्छे लोग लेके आए, वो खो देती है। जैसे ये मूवी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एक विलन। तो इसमें लड़की कितनी भोली थी, तो इसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो इसका साथ दे। इसकी इनोसेंस की वजह से इसको सच्चा आदमी मिलता है। पर कई बार हम सुंदरता में इतने खो जाते हैं, मैं इन दोनों की बुराई नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कई बार हमको सच्चे लोग नहीं मिल पाते, और उसका रिजल्ट होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये गजनी जो मूवी थी, उसकी हीरोइन है, मुझे नाम याद नहीं है, पर बहुत फेमस थी ये भी। अब देखो उसने भी सुसाइड किया क्योंकि सही लोग नहीं मिल पाए। हमारा सुशांत मेरा भी फेवरेट था, फेवरेट है सुशांत इनफैक्ट मेरे अभी भी। बट एक सच्चा दोस्त इनको नहीं मिल पाया, एक सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, और आखिर क्या हुआ, इनकी जिंदगी बर्बाद, खत्म हो गई, सुसाइड करना पड़ा इतनी सक्सेस के बाद। तो क्या फायदा ऐसी सुंदरता का। ये पोएट कहते हैं कि हार्ट रिवीलिंग, इंटीमेसी, इनोसेंस, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आपको सच्चा दोस्त नहीं मिला, सही लाइफ पार्टनर नहीं मिले, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है जी, मैं जानता हूँ पोएम काफी बड़ी है, इसलिए मैं इसको अभी फर्स्ट पार्ट बना के यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको देखने का मिलेगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आप उसको आराम से देख पाओ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ क्लास 12th की। अगर आपको वो ज्वाइन करनी है, दिस इज माई रिजल्ट। सिर्फ और सिर्फ मैंने 50 बच्चों को अलाउ किया था लास्ट ईयर, 50 स्टूडेंट्स को। मैं लिमिटेड सीट्स रखता हूँ हमेशा। आउट ऑफ दैट 50, 94 सीबीएसई में, 94 एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, 91 हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड में, और 10th रैंक पूरे मध्य प्रदेश में मेरे पास है। ये हूं मैं। अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, दिस इज माय नंबर। ठीक है जी। सो अगली वीडियो देखें, जरूर एंजॉय करें इसके आगे के पार्ट को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर जरूर करें।